नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ और एक नई क्लास के साथ। तो साथियों, आज की हमारी जो क्लास है वो है टेस्ट डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास से। किस विषय से संबंधित ये टेस्ट है, मैं पहले बता चुका था कि ये जो टेस्ट है आज का, ये रीतिकाल से संबंधित है। रीतिकाल से संबंधित आज का जो टेस्ट है, टेस्ट संख्या है 15। कौन सा है? टेस्ट 15। टेस्ट 14 जो था वो भी रीतिकाल से संबंधित था, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में जो रीतिकाल दे रखा है उसको अन्य हिंदी साहित्य के इतिहास से थोड़ा अलग दिया हुआ है और काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। तो पहले टेस्ट 14 था, टेस्ट 15 है और इसके अलावा टेस्ट 16 भी पहले बता चुका हूँ कि इसी रीतिकाल से संबंधित रहेगा। तो आज का जो रीतिकाल का हमारा टेस्ट है, जैसे जो टेस्ट फर्स्ट है उसमें मैं इसके बारे में विस्तार से बता चुका हूँ कि डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल में क्या क्या है। आज जो है इसमें जो रहेगा, एक तो शास्त्रीय पृष्ठभूमि रहेगी रीतिकाल की, और दूसरा रहेगा कवियों के वर्ग। कवियों के वर्ग के अंतर्गत इसके अंदर कवियों को जिस सर्वांग निरूपक में जो बांटा हुआ है वो वाले कवि इसके अंतर्गत रहने वाले, उन्हीं से संबंधित आज का जो टेस्ट रहेगा। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको पहले से पाठ्यक्रम बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के टेस्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है टेस्ट आज का। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से। और आज मैं जो डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल के बारे में जो लिखते हैं उन कवियों के बारे में, जहाँ तक ये पार्ट है वहाँ तक ही बताने वाला हूँ। उसके बाद का जो आगे का पार्ट है वो आगे दूसरे टेस्ट में आ जाएगा, और इससे पहले का जो पार्ट था वो इससे पहले वाले टेस्ट में जा चुका है। तो आज मैं डॉक्टर नगेंद्र के साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसके बारे में डॉक्टर नगेंद्र क्या कह रहे हैं उसके बारे में आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं, वो सारी बातें मैं तुलनात्मक रूप से आपको बताने वाला हूँ। तो क्लास में बने रहें। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? संस्कृत काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय को सबसे प्राचीन माना जाता है? ये डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से है, इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है ना, संस्कृत काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय को सबसे प्राचीन माना जाता है? तो मुझे लग रहा है सबसे आसान प्रश्न है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये हम डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति बनेगी। संस्कृत काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय को सबसे प्राचीन माना जाता है? ए, बै, स या द? तो रस संप्रदाय को सबसे प्राचीन किस संप्रदाय को माना जाता है? रस संप्रदाय को माना जाता है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे भर्तमुनि। भर्तमुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? भर्तमुनि थे। इनकी रचना का नाम क्या था? इनकी रचना का नाम था नाट्य शास्त्र, इनकी रचना का नाम था। और दूसरी सती ईस्वी पूर्व की, दूसरी सती ईस्वी पूर्व की बात ये बताई जाती है। अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय की बात करें तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो भामह माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भामह। और ये किस सती का है? 6वीं शती। कौन सी शती है? 6वीं शती। और इनकी रचना क्या थी? काव्य अलंकार। कौन सी रचना थी इनकी? काव्य अलंकार। ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर आता है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय किसका था? इसके प्रवर्तक कौन है? वामन। कौन सी सती थी इनकी? 8वीं शती के हैं ये। ठीक है ना। और भर्तमुनि दूसरी शती ईस्वी पूर्व के। ठीक है ना। और रीति संप्रदाय वामन का है। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय के कौन थे? कुंतक थे। वक्रोक्ति संप्रदाय के कौन थे? कुंतक थे। वक्रोक्ति संप्रदाय के कौन थे? कुंतक थे। और कुंतक की कौन सी रचना थी? वक्रोक्ति जीवितम। कुंतक की कौन सी रचना थी? वक्रोक्ति जीवितम। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। रसवादी आचार्य नहीं है। रसवादी आचार्य नहीं है, ए, बै, स या फिर द? तो कौन नहीं है रसवादी आचार्य? रसवादी आचार्य जो है वो दंडी नहीं है। तो दंडी किस प्रकार के थे? दंडी थे अलंकारवादी आचार्य थे। किस प्रकार के थे? अलंकारवादी आचार्य थे। दंडी जो थे वो अलंकारवादी आचार्य थे। दंडी की एक रचना थी जिसका नाम था काव्यादर्श। दंडी की रचना का क्या नाम था? काव्यादर्श। और मम्मट की रचना का क्या नाम था? काव्य प्रकाश। मम्मट की रचना का क्या नाम था? काव्य प्रकाश था। और मम्मट किस प्रकार के? रसवादी रचनाकार थे। भर्तमुनि की हम अब रसवादी से तात्पर्य, यहाँ जो एक बात करते हैं हम
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जो केशवदास है उनको हम रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं मान सकते। तो दो कारण थे कि एक तो वो 50 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था, क्योंकि रीतिकाल का प्रारंभ हम कब से मानते हैं, रीतिकाल का प्रारंभ हम 1643 ईस्वी मानते हैं। और 1643 ईस्वी में कौन सी रचना आई थी, चिंतामणि की रस विलास रचना आई थी, वहीं से हम रीतिकाल का प्रारंभ मानते हैं। इसलिए रीतिकाल के जो प्रवर्तक है वो चिंतामणि को माना जा सकता है। ऐसा किसने कहा था, आचार्य शुक्ल ने कहा था। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि केशवदास पहले के थे, 50 वर्ष पहले के थे रीतिकाल की परंपरा चलने से। और रीतिकाल जो थे वो केशव जो थे, केशव जो थे, भामह केशव जो थे वो क्या थे, भामह, दंडी और उद्भटकी अलंकारवादी परंपरा के थे। ठीक है ना, ध्यान लगा लेना। क्या थे, केशव जो थे वो भामह, दंडी, उद्भटकी अलंकारवादी परंपरा के थे। किसने कहा था, आचार्य शुक्ल ने। लेकिन जो चिंतामणि थे, कौन है, चिंतामणि। चिंतामणि के बारे में क्या कहते हैं, चिंतामणि क्या थे कि चिंतामणि जो थे वो थे विश्वनाथ, मम्मट और जगन्नाथ, ये अपने कह सकते हैं विश्वनाथ और मम्मट की रसवादी परंपरा के थे। चिंतामणि क्या थे, विश्वनाथ और मम्मट की रसवादी परंपरा के थे। इसलिए बाद की जो परंपरा चली थी वो रसवादी परंपरा चली थी। इसी बात को लेकर डॉक्टर नगेंद्र ने, मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ ताकि आपको याद रहे। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, बाद की परंपरा जो थी वो रसवादी परंपरा नहीं थी, ऐसा नहीं कह सकते। और केशवदास अलंकारवादी थे, ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि केशवदास की एक रचना जो कवि प्रिय है वो अलंकारवादी थी, दूसरी जो रचना है रसिक प्रिया वो क्या थी, वो रसवादी थी। उसके बाद छंदमाल जो है वो छंद से संबंधित थी, तो उन्होंने भी अलंकारों के मतलब काव्य के सभी अंगों का वर्णन किया था, उन्होंने भी लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। इसलिए केशव को ही माना जाना चाहिए पहले। और रही बात चिंतामणि की, तो चिंतामणि से ही रसवादी परंपरा प्रारंभ नहीं होती है, केशव से भी रसवादी परंपरा प्रारंभ होती है। और बाद के कवि भी सभी रसवादी नहीं थे, सभी ने ही अलंकारों पर लिखा था। जैसे जसवंत सिंह का भाषा भूषण है और भूषण का शिवराज भूषण है, ये अलंकार से संबंधित जो रचनाएं थी। इस प्रकार से कौन लिखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं। चलो चलते हैं आगे। रसवादी आचार्य नहीं है, दंडी नहीं है, क्योंकि दंडी अलंकारवादी आचार्य है। ठीक है, रस के स्वरूप और उसके भेदोपभेदों का वर्णन करने वाली रचनाओं रस तरंगिणी और रस मंजरी के रचनाकार हैं। क्या है, रस के स्वरूप और उसके भेदोपभेदों का, रस के स्वरूप और उसके भेदों व उपभेदों का वर्णन करने वाली रचनाएं रस तरंगिणी और रस मंजरी। रस तरंगिणी और रस मंजरी के रचनाकार हैं ए, बै, से और दै। तो कौन है, से भानुदत्त मिश्र है। कौन है, भानुदत्त मिश्र है। अलंकार संप्रदाय के, अभी आगे आगे चलिए, अभी क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, क्योंकि किसी काल का प्रारंभ होता है, क्योंकि यहाँ एक परंपरा का प्रारंभ हो रहा है, मैं टॉपिक वाइज लेता हूँ। तो किसी टॉपिक का प्रारंभ होता है तो प्रारंभ थोड़ा सा आसान होता है, कई बार कठिन भी होता है, लेकिन आज जो है प्रारंभ वो थोड़ा आसान है। आगे आने वाले क्वेश्चन जो बहुत धांसू होने वाले। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। कौन माने जाते हैं अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक? माने जाते हैं भामह माने जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भामह माने जाते हैं। बाकी के बारे में मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आगे चल के क्या है इनके बारे में पूछा जाने वाला है। ठीक है ना। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, आते ही इस पर गोला लगा लीजिए। क्या है? असंगत है। रुद्रट ने लाटी नामक चौथी रीति की कल्पना की थी। भोज ने अवंती नामक रीति जोड़ी थी। अब रुद्रट ने क्या जोड़ा था? रुद्रट ने क्या जोड़ी थी? लाटी नामक चौथी रीति। भोज ने क्या जोड़ा था? अवंती नामक रीति। ठीक है ना। दंडी और वामन का गुण विवेचन किसी सीमा तक भामह से प्रभावित लगता है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। अब अपने देखते हैं
कौन सा सही है, कौन सा गलत है? रुद्रट ने लाटी नामक चौथी रीति की कल्पना की थी, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। वैसे 3 रीतियां कौन सी थी? गोड़ी, वैदर्भी और पंचाली। गोड़ी, वैदर्भी और पंचाली 3 रीतियां थी। चौथी रीति जो लाटी है उसकी रुद्रट ने कल्पना की थी। भोज ने अवंती नामक रीति जोड़ी थी, बिल्कुल सही है। दंडी और वामन का गुण विवेचन किसी सीमा तक भाम्य से प्रभावित लगता है। भाम्य से नहीं, ये किससे प्रभावित लगता है? ये भरत मुनि से प्रभावित था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान लगा लेना, ठीक है ना। दंडी और वामन का जो गुण विवेचन है वो किसी सीमा तक किससे प्रभावित है? भरत मुनि से प्रभावित है। दंडी और वामन का जो गुण विवेचन है वो किसी सीमा तक भरत मुनि से प्रभावित है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन है। रीति संप्रदाय कब? 8वीं शताब्दी में। कब? 8वीं शती में, ठीक है ना। कौन सा प्रमुख ग्रंथ था? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। कौन सा अलंकार ग्रंथ था इनका? रीति ग्रंथ था काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। और इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा कहा था। इन्होंने कहा था रीतिर आत्मा काव्यस्य, रीतिर आत्मा काव्यस्य, वामन ने ऐसा कहा था। चलते हैं आगे। वक्रोक्ति सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन छांटिए। देखिए, ये काव्य शास्त्र से संबंधित आ रहे हैं प्रश्न आपके सामने। यह सिद्धांत आपके सामने है, प्रश्न देख सकते हैं आप क्या कह रहे हैं प्रश्न। यह सिद्धांत अलंकार और रीति सिद्धांतों किसके संबंध में? वक्रोक्ति के संबंध में। प्यारे विद्यार्थियों, किसके संबंध में बात चल रही है? वक्रोक्ति के संबंध में। और क्या देखना है? असंगत देखना है। क्या देखना है हमें? असंगत देखना है। असंगत की बात करते हैं। यह सिद्धांत अलंकार और रीति सिद्धांतों के समान देहवादी था। यह सिद्धांत रस और ध्वनि सिद्धांतों के समान आत्मवादी था। इसके प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। मम्मट ने इस सिद्धांत को अलंकार विशेष से अधिक महत्व नहीं दिया है, ठीक है ना। तो इसके बारे में क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह सिद्धांत अलंकार और रीति सिद्धांतों के समान देहवादी है। बिल्कुल सही है ये बात। यह सिद्धांत अलंकार और रीति सिद्धांतों के भांति, क्योंकि ये दोनों सिद्धांत जो थे देहवादी थी। देहवादी से तात्पर्य कि ये बाहरी आवरण पर महत्व अधिक देता था, क्योंकि वक्रोक्ति सिद्धांत था, इसने भी बाहरी आवरण पर, जैसे अलंकार है वो बाहरी सुंदरता पर अधिक बल देता है, रीति जो है वो भी बाहरी सुंदरता पर, उसी तरह इन्होंने भी, ठीक है ना। अलंकार के बारे में ना अलंकारवादी जैसे केशव जो थे अलंकारवादी थे, उन्होंने लिखा था यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, ठीक है ना, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी कविता भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, ठीक है ना। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, ठीक है ना। तो भूषण के बिना कविता हो चाहे वनिता हो, दोनों ही नहीं विराजती, ठीक है ना, चाहे नायिका हो चाहे कविता हो। यह सिद्धांत रस और ध्वनि के सिद्धांतों के समान आत्मवादी था। यह सिद्धांत रस और ध्वनि सिद्धांतों के समान, रस और ध्वनि सिद्धांत क्या थे? रस और जो ध्वनि सिद्धांत है वो आत्मवादी थे, लेकिन ये आत्मवादी नहीं था। उत्तर है ब। यह सिद्धांत रस और ध्वनि सिद्धांतों के समान आत्मवादी नहीं था, क्योंकि देहवादी होगा तो आत्मवादी नहीं होगा, आत्मवादी होगा तो देहवादी नहीं होगा। इसके प्रवर्तक आचार्य कुंतक है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। मम्मट ने इस सिद्धांत को अलंकार विशेष से अधिक महत्व नहीं दिया है, बिल्कुल सही है। मम्मट ने इसी, क्योंकि मम्मट क्या थे? मम्मट रसवादी थे, मम्मट रसवादी थे, इसलिए इन्होंने इसको केवल अलंकार ही माना है। वक्रोक्ति को हम भी ज़्यादातर अलंकार ही मानते हैं, लेकिन कुंतक ने इसको अलग से एक सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठापित किया था। भारतीय काव्य शास्त्र में छठा संप्रदाय या सिद्धांत माना जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र में छठा संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? छठा संप्रदाय या सिद्धांत माना जाता है। अ ब स या फिर द, अ ब स या फिर द, तो कौन सा माना जाता है? औचित्य संप्रदाय।
कौन सा माना जाता है? औचित्य संप्रदाय माना जाता है। तो पहला संप्रदाय कौन सा था हम देख लेते हैं, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, अगर याद हुआ तो बता दूंगा। पहले नंबर पर था रसवादी या रस संप्रदाय। पहले नंबर पर कौन था? रस संप्रदाय, क्योंकि ये कब आया था? दूसरी शती ईस्वी में, पूर्व में। दूसरा था अलंकार संप्रदाय, ठीक है ना। तीसरा जो था वो था, अलंकार के बाद आएगा रीति संप्रदाय। और 4 नंबर पर जो था वो था वक्रोक्ति संप्रदाय। और 5 नंबर था दवनी संप्रदाय। 5 नंबर पर जो था वो था दवनी संप्रदाय, ठीक है ना। दवनी संप्रदाय के कौन थे? आनंदवर्धन थे। दवनी संप्रदाय के कौन थे? आनंदवर्धन। 6 नंबर पर जो था वो औचित्य संप्रदाय था। 6 नंबर पर कौन सा था? औचित्य संप्रदाय था। औचित्य संप्रदाय किसका था? क्षेमेंद्र का था। किसका था? क्षेमेंद्र का। औचित्य संप्रदाय किसका था? औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र का था। चलो चलते हैं आगे। कौन सी शती का था ये जो है? 11वीं शती का। कौन सी शती का? 11वीं शती का था ये। प्रश्न संख्या 8, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 क्या है? असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कालिदास श्रुतबोध, किसका चयन करना है? असंगत का। कालिदास श्रुतबोध, क्षेमेंद्र सुवृत्त तिलक, भट्ट केदार वृत्त रत्नाकर, गंगादास छंदोनुशासन। कौन सा असंगत है? तो दय जो है वो असंगत है, क्योंकि छंदोनुशासन जो रचना है वो किसकी है? हेमचंद्र की है। छंदोनुशासन रचना किसकी है? हेमचंद्र की है। कालिदास की कौन सी रचना है? श्रुतबोध है, ये याद रखना है। क्षेमेंद्र की कौन सी है? सुवृत्त तिलक है, ये याद रखना है। भट्ट केदार वृत्त रत्नाकर, याद रखना है, ठीक है ना। और छंदोनुशासन किसकी है? हेमचंद्र की। रचना व रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए। रचना व रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए। हित तरंगिणी कृपाराम, रसमंजरी केशवदास, सुंदर श्रृंगार सुंदरदास। सुंदर श्रृंगार सुंदरदास। काव्य कल्पद्रुम सेनापति। तो कौन सी है? हित तरंगिणी कृपाराम की है, बिल्कुल सही है। हित तरंगिणी किसकी है? कृपाराम की है। इसकी रचना कब हुई थी? 1541 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी इसकी रचना? 1541 ईस्वी में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि रीति काल का प्रारंभ इसी से माना जाता है। काल क्रम की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो रीति काल का प्रारंभ कृपाराम की हित तरंगिणी से ही माना जाता है। रसमंजरी, रसमंजरी केशवदास की नहीं थी। रसमंजरी किसकी थी? नंददास की थी। किसकी थी? नंददास की थी। रसमंजरी किसकी रचना थी? नंददास की थी। सुंदर श्रृंगार किसकी थी? सुंदरदास की। सुंदर श्रृंगार किसकी रचना थी? सुंदरदास की। ये सुंदरदास वो वाले नहीं है, ये दूसरे सुंदरदास है। जो संत कवि थे सुंदरदास, उन्होंने तो श्रृंगार रस से विरोध किया था। उन्होंने तो श्रृंगार रस का विरोध किया था, घोर विरोधी थे। संत काव्य के एकमात्र पढ़े लिखे संत थे और वो श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। काव्य कल्पद्रुम जो है वो किसकी है? सेनापति की है। काव्य कल्पद्रुम किसकी है? सेनापति की। हम सेनापति की बात करते हैं, सेनापति की हम बात करते हैं तो सेनापति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम चलते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। क्या देखते हैं? सेनापति। सेनापति की 2 रचनाएं थी। सेनापति की 2 रचनाएं थी। पहली कौन सी थी? पहले तो हम नाम लिख लेते हैं। सेनापति। तो पहली रचना कौन सी थी? पहली रचना थी उनकी कवित रत्नाकर। पहली रचना का क्या नाम था? कवित रत्नाकर। और दूसरी रचना का नाम था काव्य कल्पद्रुम। दूसरी रचना का क्या नाम था? काव्य कल्पद्रुम। ये 2 रचनाएं थी किसकी? सेनापति की। सेनापति की ये 2 रचनाएं थी। सेनापति जो थे, अगर ऐसा आए कि रीति काल के अंतर्गत ऋतु का वर्णन करने वाले या प्रकृति का वर्णन करने वाले कौन थे? तो सेनापति हैं।
रीति काल में प्रकृति का चित्रण करने वाले एकमात्र कवि कौन थे? सेनापति। सभी ने किया था, लेकिन प्रमुख रूप से जैसे वीर रस की बात आए तो भूषण आते हैं, भूषण, लाल और शुद्धन, प्रमुख रूप से भूषण आते हैं। उसी तरह वृंद, अगर नीति की बात आए तो वृंद आता है, बेताल आते हैं, घाघ कवि आते हैं, गिरधर कवि राय आते हैं। ये कवि नीति वाले आ जाते हैं अगर नीति की बात आती है तो, ठीक है ना। कौन आता है? वृंद कवि आ जाते हैं, और घाघ कवि आ जाते हैं, बेताल आ जाते हैं, और गिरधर कवि राय आते हैं। इनकी कुंडलियाँ वगैरह जो थी, ठीक है ना। और वीर काव्य की बात करते हैं तो भूषण आ जाते हैं, शुद्धन आ जाते हैं, लाल कवि आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। और अगर हम प्रकृति चित्रण की बात करते हैं तो सेनापति आ जाते हैं। सेनापति ने ऋतु वर्णन भी किया था। इनकी जो कविता रत्नाकर है वो बहुत महत्वपूर्ण थी। सेनापति वैसे राम कवि माने जाते हैं, ये राम के भक्त थे, राम कवि भी माने जाते हैं। इन्होंने जो कविता रत्नाकर है इसमें कितनी तरंगे थी? कविता रत्नाकर में 5 कविता रत्नाकर हम लेते हैं। कविता रत्नाकर, कविता रत्नाकर में कितनी तरंगे थी? कविता रत्नाकर किस में विभाजित था? तरंगों में, ठीक है ना। कितनी तरंगे थी? 5 तरंगे। कितनी तरंगे थी? 5 तरंगे थी। कौन कौन सी थी वो भी बता देता हूं मैं। प्रथम तरंग, प्रथम तरंग, ठीक है ना। प्रथम तरंग की बात करें तो प्रथम तरंग में क्या था? प्रथम तरंग में श्लेष अलंकार था। क्या था? श्लेष अलंकार। प्रथम तरंग में क्या था? श्लेष अलंकार। बात करें दूसरी तरंग की, द्वितीय तरंग। द्वितीय तरंग की हम बात करते हैं, द्वितीय तरंग की बात करते हैं तो उसमें है श्रृंगार रस। तृतीय तरंग की हम बात करते हैं तो उसमें है ऋतु वर्णन। तृतीय तरंग की हम बात करते हैं तो उसमें है ऋतु वर्णन, ठीक है। और चतुर्थ तरंग की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है? चतुर्थ तरंग में क्या आएगा? रामायण। चतुर्थ तरंग में क्या आएगा? रामायण। और पंचम तरंग में क्या आएगा? रामायण, सही है। और पंचम तरंग में क्या है? पंचम तरंग की हम बात करें तो राम रसायन। राम रसायन पंचम तरंग की बात करें तो राम रसायन है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेनापति की कौन सी रचनाएं? 2 रचनाएं हैं, कविता रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कविता रत्नाकर को 5 भागों में बांटा गया। वैसे सेनापति को राम कवि भी माना गया है। और ये देख लीजिए प्रथम तरंग और ये प्रथम तरंग की बात करें, प्रथम तरंग की बात करें तो इसके अंदर 96 छंद है। प्रथम तरंग की बात करें तो इसमें कितने छंद है? 96 छंद। द्वितीय तरंग की बात करें तो इसमें 74 छंद है। तृतीय तरंग की बात करें तो इसमें 62 छंद है। और चतुर्थ तरंग की बात करें तो इसमें 76 छंद है। और पंचम तरंग की बात करें तो इसमें 86 छंद है। कितने छंद है? 86 छंद। प्रथम तरंग की बात करें इसमें श्लेष अलंकार है और 96 छंद है। द्वितीय तरंग की बात करें इसमें श्रृंगार रस है और साथ में 74 छंद है। तृतीय तरंग की बात करें तो ऋतु वर्णन है और 62 छंद है। चतुर्थ तरंग की बात करें तो रामायण है और 76 छंद है। कितने हैं? 76 छंद है। और पंचम तरंग की बात करें तो राम रसायन और 86 छंद है। अब इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था, ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ था कि जो कविता रत्नाकर है वो आद्यंत राम काव्य है। कविता रत्नाकर जो है वो आद्यंत राम काव्य है। तो आद्यंत राम काव्य नहीं, आद्यंत से तात्पर्य आदि से लेकर अंत तक, आद्यंत राम काव्य नहीं है। क्योंकि पहली तरंग में उसमें क्या है? श्लेष अलंकार का वर्णन है। दूसरी तरंग में क्या है? श्रृंगार रस का वर्णन है। तीसरी तरंग में क्या है? ऋतु वर्णन है, ठीक है ना। तो राम काव्य क्या है? चौथी और 5वीं तरंग में है केवल। तो अब ऐसा पूछा जा सकता है कि रीति काल का ऐसा कौन सा कवि था जिसको श्लेष अलंकार पर महारत हासिल थी, उनका मुकाबला किसी से नहीं था। तो वो थे सेनापति, जिन्होंने श्लेष अलंकार पर विशेष रूप से और विस्तार से लिखा था। अगर पूछा जाए कि रीति काल के अंतर्गत ऋतु वर्णन किसने किया था, तो सेनापति ने। अगर पूछा जाए कि रीति काल के अंतर्गत, ठीक है ना, श्रृंगार रस का या श्रृंगार कविता रत्नाकर में श्रृंगार रस किस तरंग के अंतर्गत आती है, तो पंचम तरंग में, ठीक है ना। और राम काव्य का वर्णन सेनापति की कविता रत्नाकर के अंतर्गत
किन तरंगों के अंतर्गत हुआ है, तो चौथी और पांचवी तरंग में। ये हमें ध्यान रखना है। ये श्लेष अलंकार, श्रृंगार रस, ऋतु वर्णन, रामायण और राम रसायन, इनके बारे में एक छोटी सी बात हो रहा है, वो भी मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। ये पड़ा है मेरे पास रजिस्टर, ठीक है ना। ये छोटी सी बातें थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जब अद्यंत की बात आई थी ना, तब भी हमने देखा था। इनमें क्या लिखा गया है, एक देखो, एक बहुत ही है कि शिव सिंह सरोज ने कहा था कि सेनापति जो थे वो क्षेत्र संन्यास लेकर कहाँ रहने लगे थे, क्षेत्र संन्यास लेकर वृंदावन में ही रहने लगे थे, ठीक है। और ब्रज भाषा के और संस्कृत के भी प्रकांड पंडित थे, और इनके गुरु जो थे वो हीरामणि दीक्षित थे, ठीक है ना। अब इनका एक दोहा है जो बहुत प्रसिद्ध है कि आपने कर्म करी हो ही निभोगे, आपने कर्म करी है ही निभोगे, तो हो ही करतार करतार तुम काहे के। अगर अपने कर्मों का फल ही भुगतना है तो फिर करतार मैं ही हूँ, तुम करतार काहे के हो, ठीक है ना। अगर अपने कर्मों का फल ही भुगतना है, या पिछले कर्मों का जो भी है, ऐसा ही कहना चाह रहे थे। इनके बारे में क्या कहा गया है, इनका एक अन्य नाम नागेश भट्ट भी था, और इनके बारे में डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, ठीक है ना, कि जो श्लेष की योजना में इनकी समता करने वाला केशव को छोड़कर अन्य कोई कवि नहीं है। नगेंद्र, जब श्लेष की बात आती है, श्लेष का इन्होंने किस में वर्णन किया है, प्रथम तरंग में। तो श्लेष अलंकार की जब बात आती है, श्लेष अलंकार पर केशव ने भी बहुत जबरदस्त लिखा था कि श्लेष की योजना में इनकी समता करने वाला केशव को छोड़कर अन्य कोई कवि नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद द्वितीय तरंग जो है उसमें श्रृंगार वर्णन है, जिसके अंतर्गत नक्षिक, सौंदर्य, उद्दीपन भाव, व्यय संधि का चित्रण है। फिर आता है तृतीय तरंग, इसमें नगेंद्र लिखते हैं कि सेनापति की अप्रतिम सफलता उनके उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है। सेनापति की अप्रतिम सफलता उनके उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है। इसके अलावा इनके बारे में शोभा सरसाने न बखाने, जाते केहूँ बाती आने, पहाड़ पे काजर के ढोए के, इस प्रकार कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कोई खास बात नहीं है, ठीक। ये थे सेनापति। अगर कोई है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आता है प्रश्न संख्या 10। अब आए हैं प्रश्न, अगर दिमाग में बैठे तो भैया घुसा लेना, ठीक है ना। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। 1 नंबर और है 2 नंबर, बड़े लंबे लंबे वाक्य हैं, इसी प्रकार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, दिमाग घूम जाता है, समझ में पूरा पेपर पढ़ने में ही समस्या क्रिएट हो जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में। तो रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद के लिए, रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद के लिए, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, किसने, रीतिकालीन कवियों, किन्होंने, रीतिकालीन कवियों ने। पहले आप पढ़ लो फिर मैं इसको समझाऊंगा। रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद के लिए भानुदत्त की रसमंजरी, किसकी, भानुदत्त की रसमंजरी तथा रस तरंगणी और रस के भेदोपभेद के लिए उन्हीं की रस तरंगणी। ये कोई गड़बड़ है, मैं देख लेता हूं अभी, ठीक है ना। रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार रस और नायिका भेद के लिए भानुदत्त की रसमंजरी और भेदोपभेद के लिए उन्हीं की रस तरंगणी, रसमंजरी और रस तरंगणी का अधिक प्रयोग किया है। रीतिकालीन कवियों ने अलंकारों के लिए जयदेव के चंद्रलोक अथवा अप्य दीक्षित के कुवल्यानंद का अधिक प्रयोग किया है, ये बता सकते हैं आप, ठीक है ना। इसी प्रकार के वाक्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी प्रयोग किए हैं। ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो कौन सा रहेगा, देख लीजिए। ठीक है,
तो रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार रस और नायिका भेद के लिए, रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार रस, इसको याद रखना है, श्रृंगार रस और नायिका भेद के लिए किसका प्रयोग किया था? भानुदत्त की रस मंजरी और रस तरंगिणी का प्रयोग किया था। भानुदत्त की रस मंजरी और रस तरंगिणी का प्रयोग किया था। इसी तरह रीतिकालीन कवियों ने अलंकारों के लिए, यहाँ किसके लिए? श्रृंगार रस और नायक नायिका। अलंकारों के लिए किसका प्रयोग किया था? जयदेव के चंद्रलोक अथवा अप्य दीक्षित के कुवल्यानंद का। जयदेव के चंद्रलोक अथवा अप्य दीक्षित के कुवल्यानंद का, अर्थात विकल्प 1 व 2 दोनों सही है। विकल्प 1 व 2 दोनों सही है। कोई नई बात अगर मेरे सामने आ गई तो शुक्ल की लिखी हुई थी, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, अगर 1 मिनट में मेरे सामने आ गई तो मैं शुक्ल के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि शुक्ल ने इनके बारे में क्या क्या कहा था, कैसे। तो कोई बात नहीं, फिर बताते हैं। इसी प्रकार के उन्होंने भी कुवल्यानंद वगैरह के बारे में बताया था, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से सर्वांग निरूपक आचार्य नहीं है। निम्नलिखित में से सर्वांग निरूपक आचार्य नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने बताया है कि सर्वांग निरूपक आचार्य कौन कौन से थे। निम्नलिखित में से सर्वांग निरूपक आचार्य नहीं है, नहीं है। चिंतामणि, कुलपति मिश्र, श्रीपति और जसवंत सिंह। चिंतामणि, कुलपति मिश्र और श्रीपति और जसवंत सिंह कौन जो है वो सर्वांग निरूपक नहीं है, सर्वांग निरूपक नहीं है, बताइए। कुलपति मिश्र जो है वो सर्वांग निरूपक नहीं है। कुलपति मिश्र जो है वो सर्वांग निरूपक नहीं है। कुलपति मिश्र सर्वांग निरूपक नहीं है। चिंतामणि, श्रीपति और जसवंत सिंह जो है ये सर्वांग निरूपक है, ठीक है ना। आगे चलिए। चिंतामणि से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। देखिए, चिंतामणि से संबंधित असंगत कथन का चयन कीजिए। ये उत्तर प्रदेश के, ये चिंतामणि के बारे में पूरा आ जाता है, क्योंकि सर्वांग निरूपण की बात करें तो सबसे पहले चिंतामणि का नाम आएगा। और सर्वांग निरूपक उनकी जो रचना थी वो कविकुल कल्पतरु थी। कौन सी रचना थी? कविकुल कल्पतरु, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में जहानाबाद के रहने वाले थे। इन्होंने कवित्व और स्वैया का प्रयोग बहुत कम किया है। केशव के पश्चात संभवतः ये ही प्रथम कवि है जिन्होंने भाषा को नियमानुसार व्यवहारित किया। ये रसवादी आचार्य थे। तो देख लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में जहानाबाद के रहने वाले थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने कवित्व और स्वैया का प्रयोग, इन्होंने कवित्व और स्वैया का प्रयोग बहुत कम किया है, नहीं, इन्होंने कवित्व और स्वैया का प्रयोग बहुत अधिक किया है। किसने? चिंतामणि ने। चिंतामणि ने कवित्व और स्वैया का प्रयोग बहुत अधिक किया है। केशव के पश्चात संभवतः ये ही प्रथम कवि है जिन्होंने भाषा को नियमानुसार व्यवस्थित किया है, बिल्कुल सही है। और ये रसवादी आचार्य है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। चलते हैं आगे।
चिंतामणि की जो प्रथम रचना है जहाँ से रीतिकाल का प्रारंभ माना जाता है वो रस विलास है, जिसकी रचना 1643 ईस्वी में हुई थी, 1643 ईस्वी में। उसके अलावा इनकी रचना काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवि कुल कल्पतरु आ जाती है। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवि कुल कल्पतरु भी इनकी रचनाएं आ जाती है। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 क्या है? प्रश्न संख्या 13 है 1 नंबर और 2 नंबर विकल्प बताने हैं। चिंतामणि की सही विकल्प का चयन करना है। किसका चयन करना है? सही विकल्प का। चिंतामणि की रचना रस विलास में भानुदत्त की रसमंजरी और रस तरंगिणी के अतिरिक्त धनंजय के दश रूपक तथा विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का आश्रय लिया गया है। चिंतामणि कृत श्रृंगार मंजरी आंध्र के संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी के संस्कृत अनुवाद का ब्रज भाषा में अनुवाद है। ठीक है ना। अभी बताना है आपने विकल्प 1 सही है या 2 सही है। तो उत्तर क्या रहेगा? उत्तर रहेगा ब। विकल्प 1 व 2 दोनों सही है। तो अब कैसे करेंगे? अभी दोबारा देख लेते हैं इसको कि चिंतामणि की रचना जो रस विलास है, जिसकी रचना उन्होंने 1643 ईस्वी में की थी, रीतिकाल की प्रथम रचना मानी जाती है, जहां से रीतिकाल का प्रारंभ माना जाता है। वो किसके आधार पर लिखी गई है? रस विलास भानुदत्त की रस मंजरी और रस तरंगिणी के आधार पर। भानुदत्त की रस मंजरी और रस तरंगिणी के अतिरिक्त 2 पर तो लिखी गई है, भानुदत्त की रस मंजरी और रस तरंगिणी, याद रख लेना। इसके अलावा धनंजय के 10 रूपक तथा विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का आश्रय भी लिया गया है। धनंजय के 10 रूपक तथा विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का आश्रय भी लिया गया है। चिंतामणि कृत श्रृंगार मंजरी, चिंतामणि की एक रचना है जिसका नाम था श्रृंगार मंजरी, जो आंध्र के संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी। आंध्र के एक संत थे जिनका नाम था अकबर शाह, उनकी रचना थी श्रृंगार मंजरी। ठीक है ना। उसका अनुवाद किया गया था, श्रृंगार मंजरी के अनुवाद किया गया था किसमें? संस्कृत में किया गया था। फिर उसका अनुवाद ब्रज भाषा में किसने किया था? चिंतामणि ने किया था। समझ गए। आंध्र के एक संत थे जिनका नाम था अकबर शाह, उन्होंने अरबी फारसी में लिखी होगी जिसका नाम होगा श्रृंगार मंजरी। उस श्रृंगार मंजरी का संस्कृत में अनुवाद किया था। उस संस्कृत के अनुवाद का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया था? चिंतामणि ने किया था। कुलपति मिश्र की रचनाओं से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? कुलपति मिश्र की रचनाओं से संबंधित असंगत कथन। संग्राम सार क्या देखना है हमें? सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? संग्राम सार महाभारत के द्रोण पर्व तथा दुर्गा भक्ति चंद्रिका दुर्गा सप्तशती का पद्यबद्ध अनुवाद है। संग्राम सार तो किसका है? महाभारत के द्रोण पर्व का। प्रश्न समझा रहा हूं एक बार, ठीक है ना। देखना आपने है कौन सा सही नहीं है। संग्राम सार महाभारत के द्रोण पर्व का तथा दुर्गा भक्ति चंद्रिका जो इनकी रचना है वो दुर्गा सप्तशती का पद्यबद्ध अनुवाद है। 2 रचनाओं के नाम आगे, संग्राम सार और दुर्गा भक्ति चंद्रिका। ठीक है ना। संग्राम सार किसका? द्रोण पर्व का। दुर्गा भक्ति चंद्रिका दुर्गा सप्तशती का। रस रहस्य, इनकी जो रस रहस्य है वो मम्मट के काव्य प्रकाश का और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का तथा केशव की रसिक प्रिया के आधार पर रचा गया है। रस रहस्य में कुल 12 वृत्तांत है। कितने वृत्तांत है? 12। इनकी प्रमुख रचनाएं रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, युक्ति तरंगिणी और नक्सिक। ये क्या है? मुक्ति नहीं है, युक्ति तरंगिणी है। क्या नाम है? युक्ति तरंगिणी। तो बताइए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। बिल्कुल सही है। संग्राम सार जो है इनकी रचना किसकी? कुलपति मिश्र की रचना है संग्राम सार, जो महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यानुबद्ध अनुवाद है। ठीक है ना। इनकी रचना कौन सी है? संग्राम सार, जो महाभारत के द्रोण पर्व का अनुवाद है। और इनकी रचना है दुर्गा भक्ति चंद्रिका, जो दुर्गा सप्तशती का पद्यबद्ध अनुवाद है। फिर इनकी जो रस रहस्य है वो मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और केशव की रसिक प्रिया के आधार पर लिखी गई है। रस रहस्य जो है वो मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण तथा केशव की रसिक प्रिया के आधार पर रची गई है। इसी मम्मट
जो रस रहस्य है इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि कुलपति मिश्र की जो रस रहस्य रचना है वो मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है। कौन लिखता है ऐसा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि कुलपति मिश्र की रस रहस्य रचना मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद है। रस रहस्य में कुल 12 वृत्तांत है, ये गलत है। रस रहस्य में कुल कितने वृत्तांत है? 8 वृत्तांत है। रस रहस्य में कुल कितने वृत्तांत है? 8 वृत्तांत है। इनकी प्रमुख रचनाएं रस रहस्य है, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, युक्ति तरंगिणी और नक्षिक है। इनमें से 70, 80 और 86। रस रहस्य जो है वो 1670 ईस्वी में थी, संग्राम सार 1680 में और युक्ति तरंगिणी 1686 में। इनके सन है। दुर्गा भक्ति चंद्रिका और नक्षिके सन हमारे पास नहीं है। दुर्गा भक्ति चंद्रिका और नक्षिके। संग्राम सार की रचना 1600, रस रहस्य की रचना 1670 में, संग्राम सार की रचना 1680 में और युक्ति तरंगिणी की रचना 1686 ईस्वी में हुई थी। आचार्य कर्म में जितने सफल हैं कवि कर्म में उतने ही असफल रहे हैं। ठीक है ना? आचार्य कर्म में ये जितने सफल हैं कवि कर्म में उतने ही असफल रहे हैं। ये आचार्य पहले हैं और कवि बाद में। ऐसा किस कवि के लिए कहा गया है? बताइए। ए बै स या फिर द? ए बै स या फिर द किस कवि के लिए कहा गया है? कुलपति मिश्र के लिए। किसके लिए कहा गया? कुलपति मिश्र के लिए। क्या कहा गया? आचार्य कर्म में ये जितने सफल रहे, आचार्य कर्म में ये जितने सफल रहे कवि कर्म में उतने ही असफल रहे। ये आचार्य बाद में हैं और कवि पहले हैं। सो ये आचार्य पहले हैं और कवि बाद में हैं। प्रश्न संख्या 16 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 16 पढ़िए, 1 सेकंड। पढ़ लीजिए आप। निम्नलिखित के आधार पर असंगत विकल्प का चयन कीजिए। रसिक रंजन संस्कृत कवियों की सूक्तियों का संग्रह है। रसिक रंजन क्या है? संस्कृत कवियों की सूक्तियों का संग्रह है। देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है। रस पीयूष निधि के रचनाकार देव हैं। रसिक गोविंद भाषा भूषण की शैली पर लिखा हुआ रस निरूपण ग्रंथ है। देखते हैं। रसिक रंजन संस्कृत कवियों की सूक्तियों का संग्रह है। रसिक रंजन संस्कृत कवियों की सूक्तियों का संग्रह है। रसिक रंजन संस्कृत कवियों की सूक्तियों का संग्रह है। तो रसिक रंजन किसकी रचना है? ये बिल्कुल सही है। किसकी रचना है रसिक रंजन? कुमारमणि की। किसकी है? कुमारमणि की। रसिक रंजन किसकी रचना है? कुमारमणि की। और ये क्या है? संस्कृत कवियों की सूक्तियों का संग्रह है। उसके बाद देव माया प्रपंच। देव माया प्रपंच जो है संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है। किसने किया था देव माया प्रपंच का? देव। यह किसकी रचना है? देव की रचना है देव माया प्रपंच, जो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है। रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? देव। देव नहीं है, रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं सोमनाथ। सोमनाथ। रस पीयूष निधि के रचनाकार है सोमनाथ। रसिक गोविंद और भाषा भूषण की शैली पर लिखा हुआ रस निरूपण ग्रंथ। रसिक गोविंद। रसिक गोविंद जो रचना है कौन सी?
रसिक गोविंद जो रचना है वो भाषा भूषण की शैली पर, रसिक गोविंद जो रचना है वो भाषा भूषण की शैली पर लिखा हुआ रस निरूपण ग्रंथ है। ठीक है ना, उत्तर क्या आ गया, स उत्तर आ गया। अच्छा, रस पीयूष निधि किसकी रचना है, सोमनाथ की। सोमनाथ की बात करें तो सोमनाथ की रचना थी रस पीयूष निधि प्रेम 25 पंचाध्यायी। ये ट्रिक सी थी तो मैं सोचा आपको बता दूं। रस पीयूष निधि प्रेम 25 पंचाध्यायी, ठीक है ना, रस पीयूष निधि प्रेम 25 पंचाध्यायी, श्रृंगार विलास, सुजान विलास, श्रृंगार विलास, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती और माधव विनोद। ये लिख देता हूं मैं एक बार, थोड़ा सा आपको सुन गया होगा। सबसे पहले क्या है, एक नंबर रस पीयूष निधि, ठीक है ना, एक जैसी 3 रचनाएं हैं। रस पीयूष निधि प्रेम 25 पंचाध्यायी, रस पीयूष निधि प्रेम 25, रस पीयूष निधि प्रेम 25 पंचाध्यायी, रस पीयूष निधि प्रेम 25 पंचाध्यायी, फिर श्रृंगार विलास, सुजान विलास, 2 एक जैसी, ठीक है ना, श्रृंगार विलास और सुजान विलास, श्रृंगार विलास और सुजान विलास। फिर 6 नंबर पर कृष्ण लीलावती, कृष्ण लीलावती और 7 नंबर पर माधव विनोद, ठीक है ना। एक बार फिर बोल के देख लेता हूं कि रस पीयूष निधि प्रेम 25 पंचाध्यायी, रस पीयूष निधि प्रेम 25 पंचाध्यायी, श्रृंगार विलास, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती और माधव विनोद, ये इनकी रचनाएं थी। इनको इस तरह से बांट सकते हैं, रस पीयूष निधि प्रेम 25 पंचाध्यायी, श्रृंगार विलास और सुजान विलास, कृष्ण लीलावती और माधव विनोद। ये कौन थे, सोमनाथ, जिनका नाम शशिनाथ भी था। सोमनाथ का दूसरा नाम क्या था, शशिनाथ भी था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इनकी भाषा दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक, इनकी भाषा जो है दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक सैदोष है। इनकी भाषा दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक सैदोष है तथा उसमें शब्दों की तोड़ मरोड़, शब्दों की क्या है, तोड़ मरोड़ है। किसकी तोड़ मरोड़ है, शब्दों की, ठीक है ना। और व्याकरण क्या है, अव्यवस्था, व्याकरण रूपों की क्या अव्यवस्था कुछ अधिक देखने को मिलती है। उपयुक्त कथन रीति काल के किस कवि के लिए आया है, ए ब स या फिर द, ए ब स या फिर द। क्या है, ब। 17 का उत्तर क्या रहेगा, ब। किसके लिए आया है ये, देव के लिए। किसके लिए आया है, देव के लिए। इनकी भाषा दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक सैदोष है तथा उसमें शब्दों की तोड़ मरोड़ और व्याकरण। एक मिनट मैं देख और लेता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कहीं ये ऐसी भाषा के बारे में, ऐसा भूषण के बारे में लिखा हुआ है, कहीं भूषण के बारे में तो नहीं लिखा हुआ। ये 1 सेकंड लगेगा। हाँ नहीं सही है, ये नगेंद्र ही है। नगेंद्र में से देखता, कई बार क्या होता है क्वेश्चन बनाते वक्त दिमाग कहीं और होता है, तो कहीं बोलते वक्त या टाइपिंग करवाते वक्त क्या थोड़ा त्रुटि आ जाती है कई बार।
तो सोच रहा था कहीं ऐसा न हो जाए, क्योंकि इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के लिए भी किया है, इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग, ठीक है ना। और शुक्ल जो नगेंद्र है वो भी इसी प्रकार के लगभग कुछ शब्दों का प्रयोग आगे चलकर भूषण के लिए भी करेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा न हो, क्योंकि जैसे भूषण के बारे में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है कि भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है, व्याकरण का उल्लंघन प्राय है, ठीक है ना, व्याकरण का उल्लंघन प्राय है, ऐसा कुछ वो बोलते हैं। किसके बारे में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो भूषण के बारे में बोलते हैं। प्रश्न संख्या 18, एक रूप ही अर्थ बहु, जहां कहे कवि लोय, न्यो रूप लखिए नहीं, अनविकृत है सोय। उपयुक्त पद किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित है? ए, बैस है या फिर द? बस याद रखना है इसको, कुलपति मिश्र का है और कहां से है? रस रहस्य से। कहां से है? रस रहस्य से ये लिया गया है। एक रूप ही अर्थ बहु, जह कहे कवि लोय, न्यो रूप लखिए नहीं, अनविकृत सोय। अवलोकनी में पलके न लगे, अवलोकनी में पलके न लगे, पलको अवलोकी बिना ललके। पति के परिपूर्ण प्रेम पगी, मन और स्वभाव लगे न लके। उपयुक्त पद के रचनाकार है ए, बैस है या फिर द? उपयुक्त पद के रचनाकार हैं तो कौन है उपयुक्त पद के रचनाकार? चिंतामणि है, ठीक है ना, चिंतामणि है। पद को जरूर याद रखना है, किसका है ये भी जरूर याद रखना है, क्योंकि महत्वपूर्ण पद ही यहाँ लिए गए हैं, ऐसे ही हर किसी पद को नहीं लिया गया। 4 प्रबंधों में विभक्त विशाल का एक ग्रंथ गोविंदानंद घन के रचनाकार हैं। किसमें? 4 प्रबंधों में विभक्त। किसमें है? 4 प्रबंधों में विभक्त। विशाल का ग्रंथ का नाम क्या है? गोविंदानंद घन। विशाल का ग्रंथ का नाम क्या है? गोविंदानंद घन। तो किसका है? ए, बैस है और द तो किसका है? रसिक गोविंद का। नाम से ही पता चलता है कि किसका है? रसिक गोविंद का। इनके काव्य को देखकर यदि यह कहा जाए कि रीति काव्य में कवित्व का चरमोत्कर्ष इनके बाद समाप्त हो जाता है तो असंगत न होगा। याद रख लेना क्या कहा है? इनके काव्य को देखकर यदि कहा जाए, इनके काव्य को देखकर यदि कहा जाए कि रीति काव्य में कवित्व का चरमोत्कर्ष इनके बाद समाप्त हो जाता है, तो ऐसा किसके लिए कहा गया है? ए, बैस है या विद्या? किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है प्रताप शाही के लिए। किसके लिए कहा गया है? प्रताप शाही के लिए, ठीक है ना। इसी प्रकार की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी लिखते हैं कि आचार्यत्व और कवित्व दोनों के, ठीक है ना, आचार्यत्व और कवित्व दोनों के संयोग की दृष्टि से, आचार्यत्व और कवित्व दोनों के संयोग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये मतीराम, श्रीपति और दास से कुछ 20 ही ठहरते हैं। मतीराम, श्रीपति और दास से कुछ 20 ही ठहरते हैं। किसमें? आचार्यत्व और कवित्व दोनों के संयोग की दृष्टि से। आचार्यत्व, कवित्व और दोनों के संयोग। कौन लिखते हैं ऐसा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, याद रख लेना। किसके बारे में? प्रताप शाही के बारे में। अमीर दास से संबंधित असंगत कथन है। अमीर दास से संबंधित असंगत कथन है। क्या असंगत कथन? इनका जन्म 1783 ईस्वी के आसपास माना जाता है। पटियाला के राज दरबार से इनका घनिष्ठ संबंध था। किसे? राज दरबार से। इनकी रचना अश्व संहिता प्रकाश क्रमशः मानव और पशु चिकित्सा संबंधी है। ब्रजविलास ससई में 721 दोहे हैं। देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था? 1783 ईस्वी के आसपास माना जाता है। बिल्कुल सही है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका जन्म 1783 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। पटियाला के राज दरबार से इनका घनिष्ठ संबंध था। बिल्कुल सही है, पटियाला के राज दरबार से। पटियाला के राज दरबार से किनका घनिष्ठ संबंध था? अमीर दास का। किनका था? अमीर दास का, ध्यान रख लेना। इनकी रचना अश्व संहिता प्रकाश। अश्व संहिता प्रकाश किनकी रचना है? अमीर दास की, याद रख लेना। अश्व संहिता प्रकाश किसकी रचना है? अमीर दास की रचना है, जिसमें क्या है? मानव और पशु चिकित्सा संबंधी है, जो मानव और पशु चिकित्सा संबंधी है। ब्रजविलास सतसई, और कौन सी रचना है अमीर दास की? ब्रजविलास सतसई,
जिसमें कितने दोहे हैं? 721 दोहे। कितने दोहे हैं? 721 दोहे बताए गए हैं, जो 21 दोहे नहीं है, यही त्रुटि मंग है। कितने दोहे हैं? 701 दोहे हैं, याद रख लेना। ब्रजविलास सतसई में 701 दोहे हैं। फिर आता है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 क्या है? प्रश्न संख्या 23, सीख सिखाई न मानती है, बरहु बस संग सखिन के आवे, खेलत खेल नए जल में बिन काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को रही के कहीं कौन स्वाद दिखावी, कौन परी यह बानी अरी नित नीर भरी गगरी डरकावी। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? ए, बै, से या फिर द? तो किसकी है उपयुक्त पंक्तियां? प्रताप शाही की है। किसकी है? प्रताप शाही की। षड ऋतु वर्णन तो इन्होंने क्या लिखते हैं कि षड ऋतु वर्णन तो इन्होंने इतने मनोयोग से किया है कि गुण और परिमाण की दृष्टि से इस युग के बहुत कम कवि उस सीमा तक पहुंच सके हैं। षड ऋतु वर्णन, एक तो षड ऋतु वर्णन, ठीक है ना, मनोयोग से किया है। गुण और परिमाण की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से, गुण और परिमाण, मात्रा की दृष्टि से और गुण की दृष्टि से, दोनों में ही इस युग का कोई कवि उन तक पहुंच पाया है, बहुत कम कवि उन तक पहुंच पाए हैं। ऐसा डॉक्टर नगेंद्र ने किसके लिए कहा है? ए, बै, से या फिर द? तो बै के लिए, गवाल के लिए। किसके लिए कहा है? गवाल के लिए। इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि रीति काल की सनक इनमें इतनी अधिक थी। किनके लिए? ग्वाल के लिए लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जैसा इन्होंने लिखा ना कि षड ऋतु वर्णन, वैसा ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है कि रीति काल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी, यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी इनको नवरस और षड ऋतु की नवरस और षड ऋतु की सुजाई या नवरस और षड ऋतु का वर्णन किया है, ऐसा भी मान सकते हैं। लगभग सारा वही है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत शब्दों का हेरफेर हो जाता है। तो क्या है? रीति काल की सनक इनमें इतनी अधिक थी, रीति काल की सनक इनमें इतनी अधिक थी। किनमें? गवाल में। कौन लिख रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कि रीति काल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी इनको नवरस और षड ऋतु सुजाई पड़ा। फिर आता है 25 नंबर पर, गवाल कवि से संबंधित असंगत कथन है। गवाल कवि से संबंधित क्या है? असंगत कथन। किसका चयन करना है? असंगत विकल्प का चयन करना है। इनका जन्म लगभग 1791 ईस्वी में वृंदावन में हुआ था। इनका जन्म 1791 ईस्वी में वृंदावन में हुआ था, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इनकी रचना इश्क लहर दरियाव, कौन सी रचना है इनकी? इश्क लहर दरियाव। वो क्या है? मीर हसन दहलवी की, बिल्कुल सही है, मीर हसन दहलवी की सिहर उल बयान नामक उर्दू मसनवी का ब्रज भाषा में अनुवाद है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इनकी रचना जो है इश्क लहर दरियाव, मीर हसन दहलवी की सिहर उल बयान नामक उर्दू मसनवी का ब्रज भाषा में अनुवाद है, बिल्कुल सही है। मुक्तक रचनाओं में भक्त भावना सबसे बड़ा ग्रंथ है। मुक्तक रचनाओं में भक्त भावना, इनकी रचना भक्त भावना जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। हमीर हट और विजय विनोद इनकी मुक्तक रचनाएं, ये सही नहीं है। इनकी रचनाएं हमीर हट और विजय विनोद ये किस प्रकार के हैं? प्रबंध काव्य है। क्या है? ये दोनों प्रबंध काव्य है। हमीर हट और विजय विनोद, जो ग्वाल है उनके दो प्रबंध काव्य है, हमीर हट और विजय विनोद, ये दोनों क्या है? प्रबंध काव्य है। ग्वाल द्वारा 1860 ईस्वी से पूर्व रचित सभी, ग्वाल द्वारा कब? 1860 ईस्वी से पूर्व रचित सभी भक्ति, श्रृंगार, शांतरस और नीति संबंधी छोटी बड़ी रचनाओं को किस रचना में संकलित कर दिया गया है? ए, बै, से या फिर द? तो किसमें? बै में, भक्त भावन में। और इसकी रचना कब हुई थी? 1864 ईस्वी में। भक्त भावन की रचना कब हुई थी? 1864 ईस्वी में। कौन है? ग्वाल कवि। रीति काल के अंतिम कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल के ये जो है अंतिम कवि माने जाते हैं। 27 नंबर, प्रताप शाही से संबंधित, प्रताप शाही से संबंधित
असंगत कथन का चयन करना है। ठाकुर शिवशय सेंगर के अनुसार ये पन्ना के महाराज 76 साल के आश्रय में रहे थे। मैं साथ का साथ उत्तर बता दूंगा, आपने अगर उत्तर चयन करना है तो आप चयन कर सकते हैं, ठीक है ना। ठाकुर शिवशय सेंगर के अनुसार ये पन्ना के महाराज 76 साल के आश्रय में रहे थे, बिल्कुल सही है। ठाकुर शिवशय सेंगर के अनुसार किसके महाराज 76 साल के आश्रय में रहे थे? कौन? प्रताप शाही। इन्होंने जसवंत सिंह के भाषाभूषण, इन्होंने किसके? जसवंत सिंह के भाषाभूषण, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जयदेव के चंद्रालोक का अनुवाद कहा है या भावानुवाद कहा है। जयदेव के चंद्रालोक का भावानुवाद कहा है जसवंत सिंह के भाषाभूषण को। मतीराम के रसराज, मतीराम की कौन सी रचना? रसराज। और बलभद्र मिश्र की रचना कौन सी है? नखशिक। और बिहारी की सतसई की टीकाएं भी लिखी थी। इन्होंने जसवंत सिंह के भाषाभूषण की टीका भी लिखी थी, मतीराम के रसराज की टीका भी लिखी थी, बलभद्र मिश्र के नखशिक। बलभद्र मिश्र कौन थे? केशव के बड़े भाई थे, उनकी नखशिक थी। और बलभद्र मिश्र की नखशिक यहाँ आ गया है क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है ये शिख नख है। नखशिक जो है वो किसकी है? नखशिक तो किसकी है? केशव की रचना है। और शिख नख इनकी है। बिहारी की सतसई की टीका भी इन्होंने लिखी थी। रीति निरूपण की दृष्टि से जितने स्थिर दृष्टिगत होते हैं, काव्य रचना में उतने ही समर्थ कहे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। इनकी रचना काव्य विलास, इनकी एक रचना थी काव्य विलास का रचना काल 1869 ईस्वी है। इनकी एक रचना का रचना काल 1869 ईस्वी है? नहीं, 1869 नहीं है, 1829 ईस्वी है। इनकी एक रचना है काव्य विलास, जिसका क्या है? किसकी? प्रताप शाही की। किसकी रचना है? प्रताप शाही की। प्रताप शाही की रचनाओं की बात करें तो थोड़ा सा आज के क्लास से ज़्यादा ले लिए तो थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही है। कौन है? प्रताप शाही। कौन है? प्रताप शाही। ये रचना इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा इसलिए, ठीक है ना। इनकी रचनाएं हैं व्यंग्यार्थ कामुदी, ठीक है ना। व्यंग्यार्थ कामुदी, का से काव्य विलास और काव्य विनोद, ठीक है ना। व्यंग्यार्थ कामुदी, का से काव्य विनोद और काव्य विलास, से श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि, श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि, शिरोमणि से अलंकार चिंतामणि, शिरोमणि से अलंकार चिंतामणि। और उसके बाद जुगल नक्शिक और जैसीय प्रकाश, जुगल नक्शिक और जैसीय प्रकाश। इस तरह से इनको याद कर सकते हैं। लिख कर और बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आएगा व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ कौमुदी। अब कौमुदी को मैंने क्या बोला? का बोल दिया, तो का से व्यंग्यार्थ कौमुदी, कौमुदी से काव्य विनोद, व्यंग्यार्थ कौमुदी, कौमुदी से काव्य विनोद और काव्य विलास, ठीक है। अब विलास के सह से, विलास के सह से क्या आएगा? श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि, श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि। इसी तरह से आप याद करने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। मुझे भी याद हुआ है, आपको भी हो जाएगा। शिरोमणि से अलंकार चिंतामणि, शिरोमणि से अलंकार चिंतामणि, ठीक है ना। और दो रचनाएं अलग आ जाएगी, कौन कौन सी? जुगल नक्शिक और जैसीय प्रकाश, जुगल नक्शिक और जयसिंह प्रकाश, जयसिंह प्रकाश, ठीक है ना। ये इस तरह से, तो इनको किस तरह से बांट सकते हैं? व्यंग्यार्थ कामुदी, कामुदी से काव्य विनोद और काव्य विलास, ये तीन हो गई, ठीक है ना। और विलास के सह से, विलास के सह से
श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि, श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि, शिरोमणि से अलंकार चिंतामणि, और फिर जुगल नक्शिक और जैसे प्रकाश। इस तरीके से चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये रचनाएं आपके पास मिल ही जाएगी, बस याद करने का जो तरीका है वो अपना लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। अमीर दास से संबंधित असंगत कथन है, किससे संबंधित? अमीर दास से संबंधित असंगत कथन देखना है। अमीर दास जिनके बारे में हम अभी पढ़ कर गए थे थोड़ी देर पहले, अमीर दास जिनकी अशु संहिता प्रकाश रचना थी, ठीक है ना। रीति काल में जिन भक्तों ने रीति निरूपण किया उनमें निर्गुण धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले आचार्यों में अमीर दास का नाम लिया जाता है, ठीक है ना। मैं सीधे सीधे उत्तर ही बताऊंगा, आपने ध्यान रखना, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। रीति काल में जिन भक्तों ने रीति निरूपण किया उनमें निर्गुण धारा, अमीर दास किस धारा के थे? निर्गुण धारा के थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान लगा लेना। ये गुरु रामदास के शिष्य थे और उदासी संप्रदाय में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, किसके? गुरु रामदास के शिष्य थे और उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। किस संप्रदाय में? उदासी संप्रदाय में ये दीक्षित हुए थे। पटियाला के दरबार से इनका घनिष्ठ संबंध था, ये पहले ही बता चुके हैं। इनकी रचना शेर सिंह प्रकाश में, शेर सिंह प्रकाश में, वो कौन सी थी? अशु संहिता प्रकाश थी। ये शेर सिंह प्रकाश है। शेर सिंह प्रकाश में 5 शब्दालंकार, कितने अलंकार है? 5 शब्दालंकार और 75 अलंकारों का विवेचन है। तो ये 75 न होकर ये कितने हैं? 65, ठीक है ना। यही असंगत है। इनकी रचना शेर सिंह प्रकाश में 5 शब्दालंकार और 75 क्या है? 75 की जगह 65 अर्थ अलंकारों का विवेचन है। रसिक गोविंद की रचना नहीं है, रसिक गोविंद की रचना नहीं है। इनमें से रसिक गोविंद की रचना कौन सी रही है? ए, बै, से या फिर द? देख लीजिए। रामायण सूचनिका और कलिजुग रसो, अष्ट देश भाषा और सम्य प्रबंध, रसिक गोविंदानंद घन, रसिक गोविंदानंद घन और रसिक गोविंद, ये तो पक्की होंगी। वृत्त चंद्रोदय और वेद्य कल्पतरु, वृत्त चंद्रोदय और वेद्य कल्पतरु, तो ये जो 2 रचनाएं ये इनकी नहीं है। ये रचनाएं किसकी है? जो अभी थोड़ी देर पहले गए हैं ना, अमीर दास जी, उन अमीर दास की रचनाएं हैं। अमीर दास जी जिनका संबंध किससे था? निर्गुण काव्य से था। रीति काल के निर्गुण कवि थे वो, कौन है? अमीर दास जी। इनका संबंध किससे था? पटियाला दरबार से घनिष्ठ संबंध था। इन्होंने कौन सी लिखी थी? कौन सी? शेर सिंह प्रकाश लिखी थी। शेर सिंह प्रकाश लिखी थी जिसमें 5 शब्दालंकार और 65 अलंकारों का विवेचन है। 5 शब्दालंकार 65 अलंकारों का विवेचन है। इसके अलावा अमीर दास का क्या था? अमीर दास जो थे वो उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। रामदास के शिष्य थे और उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। ये इनके बारे में हम पीछे पढ़कर गए हैं अभी। प्रश्न संख्या 30, सोमनाथ कृत किस रचना का उद्देश्य है? सोमनाथ की, किसकी? सोमनाथ जी की एक रचना है। किसकी रचना है प्यारे विद्यार्थियों? सोमनाथ की, ठीक है ना। उद्देश्य क्या है उसका? सुकुमार बुद्धि, सुकुमार बुद्धि पाठकों के लिए काव्य शास्त्र सामग्री उपलब्ध कराने रहा है। सोमनाथ कृत किस रचना का उद्देश्य है? सुकुमार बुद्धि पाठकों के लिए काव्य शास्त्र की सामग्री उपलब्ध कराने का रहा है। ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द, तो किसका रहा है? रस पीयूष निधि का। किसका? रस पीयूष निधि का। इसकी ट्रिक भी मैं पहले बता चुका हूँ, क्या थी? रस पीयूष निधि प्रेम पचीसी पंचाध्यायी, रस पीयूष निधि प्रेम पचीसी पंचाध्यायी, श्रृंगार विलास सुजान विलास कृष्ण लीलावती माधव विनोद, श्रृंगार विलास सुजान विलास कृष्ण लीलावती माधव विनोद, ये इनकी रचना थी। किसकी? सोमनाथ की, जिन्हें शशिनाथ भी कहा जाता था। तो ये था आज का हमारा डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास से टेस्ट 15, और तैयार रहिए टेस्ट 16 भी रीतिकाल से संबंधित रहेगा। जय हिंद, जय भारत और बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं।